हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी कक्षा 8 संस्कृत की जो व्याकरण है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी मैं व्याकरण आपको बता रहा हूँ, पेपर में आपको लगभग 90% जो प्रश्न है व्याकरण के वो इसी में से आने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो हमारा देखिए पहला टॉपिक है संधि। कौन सा? पहला टॉपिक है संधि। तो इसमें देखो आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल से पढ़ो। तो मैं आपको केवल वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संधि के मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, इनको आप याद कर लेना बस। जैसे पहला है समुद्र मासाद्य। तो यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से शब्द देगा और उसका संधि विच्छेद करवाएगा। और क्या देगा? इस तरह से दो शब्द देगा और उसका ये वाला शब्द लिखवाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ से इसका आंसर याद होना चाहिए। तो देखो जैसे समुद्र मासाद्य है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्रम धन आसाद्य। ये इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। ऐसे ही एक है माधुर्य मेव। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? माधुर्यम प्लस एव, ठीक है। इसके बाद है अल्पमेव। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अल्पम प्लस एव। इसके बाद है सर्वमेव। तो इसका क्या होगा? सर्वम सर्वम प्लस एव। अगला है देवमेव। तो इसका क्या होगा? देवम प्लस एव। इसके बाद नेक्स्ट है महात्मना मुक्ति। महात्मना मुक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? महात्मा नाम धन उक्ति, ठीक है। इसके बाद है विपदा मादा मेव। विपदा मादा वेव। तो इसका क्या होगा? विपदाम प्लस आदो प्लस एव। इसके बाद अगला उदाहरण है पदस्य। देखो अब ऊपर वाला तो क्या था? एक शब्द था, उसका संधि विच्छेद करवाया था। अब इस वाले में क्या है? दो पद दे रखे और इनको जोड़कर एक इसका संधि रूप लिखना है। तो देखो इसका क्या होगा? पदस्य में हम अगर अस्य जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? पदस्या से। क्या बनेगा? पदस्या से। इसके बाद है तालपत्र धन उपरी। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तालपत्रो परी। ये संधि के ही उदाहरण है। इसके बाद देखो च में अगर हम अतिष्ठत जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? चातिष्ठत, ठीक है। इसके बाद अगला है करगद प्लस उद्योगे। तो इसका क्या बनेगा? करगद्योद्योगे। नेक्स्ट है करिय प्लस अर्थम। तो इसका क्या बनेगा? करियार्थम। इसके बाद नेक्स्ट है इति धन अनियो। तो इसका क्या बनेगा? इत्यनयो। नेक्स्ट है उपचार प्लस अर्थम। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उपचारार्थम। नेक्स्ट और उदाहरण है इसके बाद इस जैसे नोक्तवती। तो इसका क्या बनेगा? न धन उक्तवती, ठीक है। इसके बाद है सहसेव। सहसेव का क्या बनेगा? सहसा धन एव। इसके बाद है परामर्श परामर्शानुसारम। तो इसका क्या बनेगा? परामर्श धन अनुसारम। नेक्स्ट है वरदाहा। तो इसका बनेगा वद प्लस अरहा। नेक्स्ट है अधुनेव। तो अधुनेव का बनेगा अधुना धन एव। इसके बाद है प्रवर्तो अपि। तो इसका बनेगा प्रवर्त धन अपि। देखो ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है ना डे जैसा, इसको हम संस्कृत में तो इसको हम क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना कि इसको क्या बोलते हैं? इसको हम अ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट उदाहरण है विनयोपेता। विनयोपेता। तो इसका क्या बनेगा? विनय धन उपेता। नेक्स्ट है कुसुमादपि। तो इसका बनेगा कुसुमात प्लस अपि। नेक्स्ट है चिनोम्युभयम। तो इसका बनेगा चिनोमी प्लस उभयम। नेक्स्ट है नृत्य नृत्य मुग्धम। तो इसका बनेगा नृत्य धन मुग्धम। नेक्स्ट है प्रकृति रस्ति। तो इसका बनेगा प्रकृति धन अस्ति। नेक्स्ट उदाहरण है लोक क्रीडा सक्ता। तो इसका बनेगा लोक क्रीडा प्लस आसक्ता। नेक्स्ट उदाहरण है इसको देखो, ये नेक्स्ट उदाहरण है, इसको भी आप पढ़ लेना ये अच्छे से, ये देख लो, या इसकी पीडीएफ में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो, इसको पढ़ लेना। इसके बाद ये एक और है, इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देखो आता है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। देखो उपसर्ग मूल धातुओं तथा शब्दों के पहले लगने वाले ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जिनके लगने से धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता आ जाती है। जैसे हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार शब्द
बनता है। यानी कि जो मूल शब्द के पहले लगता है वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम उदाहरण से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये उदाहरण है आपका, देखो उप में हम गम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उपगम में बनेगा। ठीक है, जैसे उप तो उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गई, और इसका जो पद बना वो क्या बना, उपगम में। यहाँ पर ये पढ़ते लिखा हुआ है, इसको मत देखना एक बार आप। ये उप हमारा उपसर्ग हो गया, गम हमारी धातु हो गई, और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, उपगम में बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है। नेक्स्ट में क्या है, ये हमारे इस तरफ देखो उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग ये हमारी धातु है और ये हमारा पद है। ठीक है, और ये बीच में आपके ये पढ़ते हैं तो इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सम हमारा उपसर्ग हो गया। उपसर्ग में जब हम पूज्य धातु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समपूज्य। क्या बनेगा, समपूज्य। इसके बाद आ हमारा उपसर्ग है, इसमें नी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आनीय। क्या बनेगा, आनीय बनेगा। इसके बाद प्र हमारा उपसर्ग है, इसमें दा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रदाय बनेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये उपसर्ग कर लेना है। इसके बाद देखो उपसर्ग के प्रकार, देखो आपके जो संस्कृत में है वो 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर देख लेना आप, ये वाले इनको जो दे रखे हैं ना, जैसे ये ये आपका उपसर्ग है, और अधिक यानी कि ये इसका अर्थ है। जैसे अप का अर्थ बुरा और अभाव होता है। जैसे अनु है, अनु का पीछे और समान होता है। तो इस तरीके से ये देखो आपके ये पूरे 22 उपसर्ग लिखे हुए हैं। तो इनको आप एक एक बार इनको अच्छे से देख लेना, और आपको इस तरह के आगे जो शब्द लगे होंगे वो इसमें से वहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, और बाद में जो बचेगा धातु वो आपको अलग करके लिख देनी है। तो ये इनको भी आप याद करके जाना। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका प्रत्यय। क्या आएगा, प्रत्यय। तो देखो उपसर्ग का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, प्रत्यय होता है। जैसे उपसर्ग शब्द के आगे लगता है तो प्रत्यय किससे कहाँ पर लगेगा, शब्द के पीछे लगेगा। कैसे, विभक्ति रहित शब्द। यहाँ पर देखो ये मैंने आपको इसकी परिभाषा समझा दी। जैसे आप उदाहरण देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये जो उदाहरण है ना, आपको जो प्रश्न है इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्रय धातु है तो उसमें तुमन हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कर्तुम बनेगा। क्या बनेगा, कर्तुम बनेगा। ये इनके अर्थ है, इसको आपको याद नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखो दा धातु में अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दातुम बनेगा। इसके बाद खाद प्लस तुमुन तो इसका क्या बनेगा, खादी तुम। पट प्लस तुमुन इसका बनेगा पटी तुम। लिख प्लस तुमुन इसका बनेगा लिखी तुम। और गम प्लस तुमन इसका बनेगा गंतुम। यानी कि आपका जो तुमन प्रत्यय है ये प्रत्यय का नाम है क्या, तुमुन। ये इधर धातु है और ये जोड़ने पर ये क्या बन गया, आपका पद बन गया। इस तरीके से आपको ये याद करना है। जैसे इसके बाद है गंतुम। गंतुम में देखो धातु गम है और प्रत्यय कौन सा है, तुमन है। वैसे ही देखो द्रष्टुम, इसमें द्रस तो धातु है और तुमन क्या है, प्रत्यय है। करणीय, करणीय में क्रय तो धातु है और अनियर प्रत्यय है। इसके बाद पातुम, पातुम में पा धातु है और तुमन प्रत्यय है। इसके बाद देखो खादितुम, खादितुम में खाद धातु है और तुमन प्रत्यय है। कृत्वा, कृत्वा में क्र धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इसके बाद देखो और उदाहरण है इसमें। जैसे क्रय, क्रय में तुमुन जोड़ेंगे तो कर्तुम बनेगा। हिय में तुमुन जोड़ेंगे तो हरतुम बनेगा। त्र में तुमुन जोड़ेंगे तो तरतुम बनेगा। नम में कतवा जोड़ेंगे तो नतवा बनेगा। और गम में कतवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो गतवा बनेगा। और त्यज में कतवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो त्यक्तवा बनेगा। और भुज में कर्तवा प्रत्यय जोड़ेंगे तो भुक्तवा बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये और उदाहरण है प्रत्यय के, तो आप इनको भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, इनके आंसर साथ में ही लिखे हुए हैं, ये देख लेना इनको आप। इसके बाद आता है हमारा विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द भी आपके ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं। ये 10-12 विलोम शब्द है, इसमें से आपको आसानी से आपको प्रश्न में आप वो पेपर में आपको इसमें से विलोम शब्द मिल जाएंगे, तो आप इनको ही याद कर लेना। ठीक है, मिलाने के लिए आएंगे ये। तो देखो पुरतः, ये इस तरफ तो इस तरफ और इस तरफ इनके विलोम शब्द लिखे हुए तो हमें ये मिलाने इस तरीके से। ठीक है, या आपको सामने इनका आंसर लिखना है। तो देखो पुरतः, पुरतः का विलोम क्या हो जाएगा, पृष्ठतः। ठीक है, स्वकीयम, स्वकीयम का हो जाएगा परकीयम। ठीक है, भीति, भीति का हो जाएगा साहस। अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। और गमनम, गमनम का क्या हो जाएगा, आगमनम। ठीक है, इसके बाद देखो और उदाहरण है इसके। तो देखो यहाँ पर स्व, स्व का क्या हो जाएगा, हिय, हिय।
और प्रसन्ना, प्रसन्ना का क्या हो जाएगा उदासीना। वरिष्ठा, वरिष्ठा का क्या हो जाएगा कनिष्ठा। प्रशंसितम, इसका हो जाएगा गर्हितम। प्रकाश, प्रकाशक हो जाएगा अंधकार है। सफला, सफला का हो जाएगा अफला। और निरर्थक का हो जाएगा सार्थक। तो आप इतने ही विलोम शब्द याद कर लेना, आपको इनमें से ही पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है अव्यय। तो अव्यय देख लेते हैं हम, अव्यय क्या चीज है। देखो अव्यय का अर्थ है जो खर्च न हो, अर्थात जिसके रूप में परिवर्तन या विकार नहीं आवे। इस तरह अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जहाँ पर आप कोई सा भी लिंग यूज कर सकते हो, कोई सी विभक्ति या वचन कुछ भी यूज करो, इनका जो अर्थ है वो वही रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। तो इनके भी मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, इसमें से ही आपका जो पेपर में क्वेश्चन है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो आपका पेपर कैसे आने वाला है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा पेपर में, वो आएगा मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि आपको जो रिक्त स्थान आएंगे उसमें जो अव्यय पद है उनको लिखना है, जैसे एव, खलु, तथा, परित, पुरतः, सदा, बिना, ये क्या चीज़ है अपने अव्यय है। तो इनको देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर खाली स्थान है, तो ये मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, विद्यालय से, यहाँ पर खाली स्थान, एकम उद्यानम अस्ति, ठीक है। और इस तरफ आपको दो वो क्या दे देगा, दो अव्यय दे देगा, एक यहाँ पर एक इस तरफ। तो उन दोनों में से आपको सही वाला अव्यय यहाँ पर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर क्या आएगा पुरतः, क्या आएगा पुरतः। इसके बाद सत्यम जयते, यहाँ खाली स्थान देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा एव आ जाएगा। यानी कि जो थोड़े ब्लैक हो रहे हैं ना ज़्यादा, ये आपके अव्यय हैं, ये आपके उत्तर हैं। तो आप एक बार इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद और उदाहरण है इसके अव्यय के, तो इसमें भी देखो ये जो ब्लैक वाले हो रहे हैं ना ज़्यादा ब्लैक, तो ये आपके आंसर है, तो इसको भी आप देख लेना। इसके बाद अगला है, ये भी अव्यय का ही है, तो इसमें ये ज़्यादा ब्लैक वाले हो रहे हैं ना, ये आपके आंसर है, तो इनको आप देख लेना एक बार। इसके बाद आता है आपका विशेषण, क्या आता है विशेषण और विशेष्य, ठीक है। तो देखो विशेषण का क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो संज्ञा होती है उसकी जो विशेषता बताता है वो आपका विशेषण कहलाता है, और जिस शब्द की जिस संज्ञा की विशेषता बताई गई है वो आपका विशेष्य कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देखो किस तरीके से आपको मिलाने के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, स्तंभ क और स्तंभ ख। यहाँ पर देखो जैसे स्वस्थता है, स्वस्थता है ना, अब ये देखो आपकी किसको स्वस्थता किस चीज को बता रहा है, यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर लिखा हो, स्वस्थता किसको बता रहा है मनोदशा को बता रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी दशा कैसी है स्वस्थ है, ठीक है। इसके बाद देखो महत्वपूर्ण, ये आ जाएगी गोष्ठी, यानी कि महत्वपूर्ण गोष्ठी। इसके बाद जगन्यम, ये आ जाएगा कृत्यम, यानी कि जो कार्य है वो जगन्य है। इसके बाद क्रीडंती, यानी कि पुत्री, यानी कि कौन क्रीडा करती है, कौन खेलती है, यानी पुत्री, ठीक है। इसके बाद कुत्सिता, तो ये आ जाएगा व्रति में। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। इसके बाद देखो और भी है इसमें विशेषण, यहाँ पर देखो ये है मौखिकम, ये किससे आ जाएगा ज्ञानम में। मनोगता, ये आ जाएगा भावा में। टकीता, ये आ जाएगा सामग्री में। महान, ये आ जाएगा उपकार में। मुद्रा विहीन, ये आ जाएगा विनिमय में। सर्वाणी, ये आ जाएगा कार्याणी में। और परिवर्तनी, ये आ जाएगा काले में, ठीक है। इसके बाद और भी हैं, ये वाले भी हैं, इसको भी आप देख लेना। इसके बाद और भी आपकी ये विशेषण विशेष है, सुकुमारा का क्या हो जाएगा, सुकुमारा का भारत जनता, सहजा का प्रकृति, विश्वस्मिन का जगति, समम का जगत, और समस्ते का संसार। और भी इसमें उदाहरण, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ये आप देख लेना, इसमें से आपका क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आएगा, कौन सा, उदाहरणानुसारम कोष्टक पदेशु चतुर्थी परियोज्य रिक्त स्थान पूर्यति करत। ये लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 2 या 3 नंबर के। तो यहाँ पर देखो चतुर्थी, यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो इस तरफ देखो ये जो कोष्टक में लिखे हुए हैं ना शब्द, इनकी आपको चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर लिखनी है, ये खाली स्थान में लिखनी है। कहाँ पर, ये खाली स्थान में लिखनी है, ठीक है। और देखो आपका जो क्वेश्चन है ना वो इस जो मैं बता रहा हूँ इसी में से आने वाला है, तो आप केवल इन्हीं को कंप्लीट कर लें, आपको बाहर कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो जैसे ये है भिक्षुक, तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है इसका भिक्षुका, यानी कि इसकी चतुर्थी आ रही है, ये भिक्षुका। जैसे यहाँ पर है पुस्तकम देही, अब ये कोष्टक में छात्र लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर इस खाली स्थान में इस छात्र की क्या लिखनी है, हमें
चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति क्या लिखेंगे, इसकी क्या आएगी, छात्राएं, क्या आएगी, छात्राएं पुस्तकम देही। वैसे ये देखो, वैसे ये दूसरा है इसमें अहम, ये खालिस्तान वस्त्राणी ददामी, तो ये निर्धन। तो यहाँ पर देखो इस निर्धन की आपको क्या लिखनी है, निर्धनाएं, यानी कि चतुर्थी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला है खालिस्तान पटनम रोचते, ये लता है, लता की आपको चतुर्थी क्या लिखनी है, लताए, क्या लिखनी है, लताए पटनम रोचते। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रमेश अलम, ये सुरेश है, सुरेश की यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, तो क्या जाएगी, सुरेशा आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नम अध्यापक, इसकी क्या जाएगी, अध्यापकाए। इस तरीके से आपको इनकी चतुर्थी विभक्ति लिखनी है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या लिखना है, मंजूसात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यति, यानी कि आपको क्या करना है, क्रियापद के हिसाब से, यानी कि कौन क्रिया कर रहा है इसमें, ठीक है, या कौन सी क्रिया हो रही है, उस हिसाब से आपको ये भरना है। तो यहाँ पर देखो, ये त्वं पुरत चरणम निदेही, तम विद्यालय चल, राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही। ये देखो, ये जो है ना, ये आपके पेपर में खालिस्तान आएंगे इनकी जगह पर, तो आपको ये वाली चीज़ें यहाँ से देखकर बननी है, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा ब्लैक हो रहे हैं ना, ये आपके आंसर है, इनकी जगह पर आपको खालिस्तान आएंगे, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद देखो, एक आपका आम और न, यानी कि सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसमें देख लेना आप कैसे आएगा क्वेश्चन, उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखत, यानी कि जो उचित कथन है, सत्य है, उस पर तो आम लिखना है, और जो अनुचित है उस पर न लिखना है। तो जैसे यहाँ पर देखो, पुरतः चरणम निदेही, ये हमारा सत्य है, तो यहाँ पर हमने आम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, ये भी हमारा सत्य है, तो यहाँ पर आम लिख दिया। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, ये हमारा गलत है, तो यहाँ हमने न लिख दिया। इसके बाद पति हिंसराम पशव न संति, तो ये भी अपना गलत है, तो यहाँ पर न लिख दिया। गमनम सुकरम अस्ति, ये भी अपना गलत है, तो यहाँ पर न लिख दिया। इसके बाद है सदैव अग्रे एव चलनियम, ये हमारा सही है, तो यहाँ पर हमने आम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, एक आपका क्या आएगा, ये तृतीय विभक्ति लिखने के लिए, देखो इससे पहले हमने चतुर्थी विभक्ति का पढ़ा, ये तृतीय विभक्ति का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये खालिस्तान है, ये वाले मात्रा सहपुत्री गच्छत, तो ये मात्र है ना, इसकी हमें तृतीय विभक्ति लिखनी है, ठीक है, तृतीय विभक्ति लिखनी है। तो आप इसका आंसर एक बार इसमें देख लेना, ये देख लेना आप इस एक बार। जैसे ये देखो, मात्र की हमने क्या लिख दी यहाँ पर, मात्रा, ठीक है, या अब इसकी तृतीय विभक्ति आ गई। इसके बाद देखो, बिना विद्या न लभ्यते, अब परिश्रम की हमें तृतीय विभक्ति लिखनी है, तो ये क्या आएगी, परिश्रमेण, ठीक है। इसके बाद देखो, छात्र लिखती और लेखनी की हमें तृतीय विभक्ति लिखनी है, तो क्या आएगी, लेखिन्या, ठीक है। इसके बाद यह सूरदास है, अंध है आशीष, नेत्र की क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नेत्राभ्याम, तृतीय विभक्ति, याद रखना, ठीक है। साकम समयम यापयति, मित्र की तृतीय विभक्ति क्या आएगी, मित्रेण। तो इस तरीके से आपको ये खालिस्तान बनने, इसको याद कर लेना आप। इसके बाद देखो, एक और क्वेश्चन है ये आपका, कौन सा, उचिताम कथन समक्षम आम और अनुचित कथनम न लिखत, ठीक है, इसको भी आप देख लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये और इससे पहले जो बताया आम न वाला, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से ही आपका एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है कोष्ठकेतु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कि आपको क्या करना है, कोष्टक में से जो दे रखा है उसकी खाली स्थान में उचित विभक्ति, यहाँ पर देखो, अब आपको ये नहीं बोला है कि आप प्रथम लिखो, द्वितीय लिखो, तृतीय लिखो, ठीक है, उचित, यानी कि जो उचित है, जो आपकी सही है, वो विभक्ति आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जैसे देखो, विद्यालम परित वृक्षा संति, अब यहाँ पर देखो, ये विद्यालय है, तो इसकी उचित विभक्ति यहाँ क्या आएगी, विद्यालयम आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्रामम उभयत ग्रामा संति, अब ये ग्राम है, तो ग्राम की यहाँ पर सही विभक्ति कौन सी आ गई, कौन सी, ग्रामम। इस तरीके से आप ये सभी क्वेश्चन को देख लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लगभग आपकी जो ग्रामर का पोर्शन था वो इस वीडियो में क्लियर हो चुका है, और आपको लगभग यहाँ से 90% जो क्वेश्चन है किसके, ग्रामर के, वो आपको इस वीडियो में से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप अच्छे से ग्रामर कर पाओगे। और अब इसके बाद थोड़े देर बाद हम किसका
आपकी जो गद्यांश वाला पोर्शन है, यानी गद्यांश आपको कैसे करना है, और आपका जो निबंध है और चित्र वाले क्वेश्चन है उसका भी हम अभी तुरंत इसके बाद आपको एक वीडियो दे देंगे। तो आप आसानी से अभी और थोड़ा सा 1-2 घंटे सुबह पढ़ जाना, उसमें आपका अच्छे से काम हो जाएगा, यानी कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।